अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान वंस अगेन। और जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या ऊंच नीच आई है, किस तरीके से ये एटम बम बना था, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का सारा एक स्टोरी है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उस शेयर के करने के दौरान हम आपके क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि आपसे ले लें और उनसे भी बातचीत करें। लेकिन इसमें हमारे साथ आज बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद होंगे जो कि इस हवाले से बहुत ही रेलेवेंट है, जिनका एक रोल रहा है इस प्रोग्राम में। और उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और ये जो स्टोरी है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो है क्या। तो चलते हैं कैलिफोर्निया और बात करते हैं जनाब ब्रिगेडियर जनाब फिरोज खान साहब के साथ। फिरोज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग फॉर इनवाइटिंग मी। माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ऑडियंस फॉर्मली। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आजकल डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स जो है नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल मॉन्टेरे कैलिफोर्निया में पढ़ा रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी में 30 साल से ज़्यादा सर्व किया है उन्होंने, और जो उनकी आखिरी असाइनमेंट थी वो थी डायरेक्टर आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट अफेयर्स, जो कि एसपीडी जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट था, उसको हेड कर रहे थे। और इसके अलावा जो है बहुत सारी मल्टीलैटरल और बाईलैटरल आर्म्स कंट्रोल जो निगोसिएशंस हैं उसमें शामिल रहे हैं। फिर ब्रिगेड साहब जो हैं वो विजिटिंग स्कॉलर रहे हैं वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स में, और इसके अलावा फेलोशिप्स इनकी रही हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में भी, और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में भी, द सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज में भी, जो कि मॉन्टेरे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में है, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग सेंटर जो सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी है उसमें भी। और इसके अलावा जो मेरे साथ ज्यादा रिलेट करता है वो ये है कि ये डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट जो हमारा काजिम यूनिवर्सिटी का था, जिससे हम लोग फारिग तहसील हुए हैं, उसमें भी पढ़ाते रहे हैं विजिटिंग स्कॉलर के तौर पर। तो ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट एन इलस्ट्रियस एंड इंटरेस्टिंग करियर एक्चुअली। थैंक यू। तो मैं शुरू ये करना चाहूंगा कि आपने जो बुक लिखी है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, और मैंने अपने नाजरीन को भी ये बताया था कि आपकी जो बुक है वो है ईटिंग ग्रास, और स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब जो है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब, इसके हवाले से भी बात करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उसको रेलेवेंट बनाने के लिए जरूरी है कि हम ये जांचें कि आपका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कैसे बना और किस तरह बना। आप तो फौज में थे, और फौज से होते होते आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ कैसे ट्रांजिशन हुआ जी? थैंक यू इसरार साहब। देखिए, जो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 1993-94 के पीरियड से स्टार्ट होता है, जब मैं अपनी कमांड असाइनमेंट करके वापस आया था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये था कि मैं आने से पहले, कमांड कहने से पहले, नॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर के जो हमारे कैरियर होता है, तो उस दौरान में लेट 80s में एक पाकिस्तान आर्मी का एक विजन था कि आपके यंग ऑफिसर्स जो ब्राइट कैरियर ऑफिसर ओरिएंटेड ऑफिसर्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाए, जिसमें इंजीनियर, सिग्नल्स, आर्टिलरी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज वगैरह के लिए जाने के लिए थे। हम सब उसमें एक ग्रुप था जो कि भेजा गया था हायर एजुकेशन के लिए। और वो अर्ली 90s में हम वापस उस वक्त आए थे। तो अगर आपको याद हो तो नाज़रीन को भी कि 1990 में प्रेस्टर सैंक्शन हम पर लगी थी, और वो एक जो पब्लिक में एक इम्पैक्ट उसका आया था कि जी उस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ था, और कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो ये दो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब हम जैसे बहुत सारे और ऑफिसर्स थे जो हायर एजुकेशन करके वापस पाकिस्तान आते हैं, PhD प्रोग्राम में थे, MA प्रोग्राम में थे, लेकिन हमें क्योंकि कैरियर ऑफिसर से इसलिए वापस आना था और अपनी मिलिट्री कैरियर करना था। तो उस ज़माने में 1993 में उस वक्त, अगर आपको याद हो तो उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट गुलाम रज़ा खान और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोनों एक दफ़ा घर गए थे, और जब वो दोनों घर जा रहे थे तो इकट्ठे, जुलाई 93 की बात है। तो उस वक्त असल में मेरे नज़रिए में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो गुलाम रज़ा खान जब घर गए तो उस वक्त उन्होंने GHQ ट्रांसफ़र किया था जनरल वहीद को, और जनरल वहीद के नीचे मेजर जनरल ज़ियाउद्दीन थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन बाद में थे, वो उनके नीचे उनको प्रोग्राम वो प्रोग्राम जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो इंचार्ज थे। और जब मैं पोस्ट हुआ था वहाँ पर, तो मैं जनरल ज़ियाउद्दीन के पास पोस्ट हुआ था इस कॉन्टेक्स्ट में
तो ठीक। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा था। इस तरह वो स्टार्ट हुआ था जो प्रोग्राम था। और 94 से लेकर 98 तक, 99 में एसपीटी फॉर्म हुई है। तो ये जो 4-5 साल का पीरियड था, इस पीरियड में वहाँ पे एक डायरेक्टरेट था, कॉम्बैट डेवलपमेंट डायरेक्टरेट जीएचक्यू में, जो अब जी, नहीं है, उस सीडीडी। वक्त था सीडी डायरेक्टरेट। सीडी डायरेक्टरेट जो था कोविड डेज में, वो मिड 90s में पर्टिकुलरली न्यूक्लियर इश्यूज से डील कर रहा था। सीडी पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो स्पेसिफिकली इन इश्यूज को 93 के बाद से डील करना। तो मेरी जर्नी इस तरह उनके साथ स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पे आर्म्स कंट्रोल, जिसका आपने जिक्र किया, आर्म्स कंट्रोल डायरेक्टरेट वहाँ पे उस वक्त से मौजूद था, और मैं उसका फर्स्ट डायरेक्टर था। तो शुरुआत आर्म्स कंट्रोल की थिंकिंग, मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस और इन सारी चीज़ों के लिंकेजेस, ये उस मिड 90s में स्टार्ट हुई थी, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, जब आर्म्स कंट्रोल के इशूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे, जैसे सीटीबीटी हो गया, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ हो गया, केमिकल वेपन्स, बहुत सारे और इशूज़ थे जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को इफेक्ट करते। तो उसके लिए एक ब्रिजिंग पोजीशन थी कि जी गवर्नमेंट के और मिलिट्री के दरमियान एक हम आंगी हो, एक्सटर्नल डिप्लोमेसी को उसको कैसे हैंडल करें। तो ये सारा मेरा बैकग्राउंड था। उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे आया था, और फिर उसके बाद मेरा कैरियर आगे गया। अच्छा, इसमें आपने जनरल ज़ियाउद्दीन साहब का जिक्र किया, जाहिर है वो जनरल ज़ियाउद्दीन साहब जो बड़े मशहूर हुए बाद में। लेकिन मेरी जहां तक इतलात है, जनरल साहब ने आपके लिए मतलब ही आस्क्ड फॉर यू कि आपको जी भेजा जाए उनके पास। तो व्हाट वाज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? जी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैं मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम में था ना, तो मैं जी, वहाँ पे ये न्यूक्लियर प्लानिंग के, आर्म्स कंट्रोल कोर्सेज के, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ये सारे कोर्सेज उस वक्त तक कर रहा था। और ठीक। जाहिर है कि 1990 के बाद तो जब प्रेशर सैंक्शन लग गया, तो ये बात ओपन होगी कि उसके बाद तो ये कोर्सेज वगैरह तो किसी पाकिस्तानी ऑफिसर्स वगैरह को, ना सिविल यूनिवर्सिटी में हो, कहीं अक्वायर हो। तो बेसिकली मेरी रेज्यूमे पे ये सारी चीज़ें थी। और ठीक। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सीडी डायरेक्टरेट ये रोल भी प्ले कर रहा है। हम्म, तो ये हम कोविड डेज से, तो हम ओपनली ये बात होती नहीं थी। इट वाज कोविड। ठीक है। तो आप पहली दफा कब आए थे अमेरिका में जी? मैं 89। ठीक है। और ये जो एज आपने ग्रेड कहा कि स्टूडेंट। या आपने कहा था कि एक ग्रुप था जिन लोगों को भेजा गया था अमेरिका में, जी और उसके पीछे जो जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? क्या ये फिलॉसफी थी कि जाके लोग लर्न करें बाहर से मुख्तलिफ चीजें जो है, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज, मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो सीख के आए और पाकिस्तान में आके इम्प्लीमेंट करें? क्या ये फिलॉसफी थी बिहाइंड ऑल दैट? नहीं, देखिए, जो ब्रिटिश मिलिट्री थी, ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री, जो इंडियन मिलिट्री, ये पाकिस्तान मिलिट्री बनी है, इनमें एक ओल्ड सोल्जर स्कॉलर ट्रेडिशन था जो था। ठीक। और हमारी पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर स्कॉलर ट्रेडिशन बहुत पुराना था। यानी जब मैंने कमीशन लिया था 1971 में, तो मेरे जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे आगा इब्राहिम अकरम। जी अब हाँ। आपके नाज़रीन अगर जानते हो, तो ही वाज अ वेरी बिग स्कॉलर, वेरी बड़ी वेरी बिग स्कॉलरली स्कोर। एक वो। और उसके बाद मेरी एस के ब्रिगेड मलिक साहब। कमांडर कुछ अरसे के बाद सौदा खान मलिक थे, एस के मलिक थे, जो कि मेरा ख्याल है पहले चेयरमैन थे उसके हमारे पहले डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक चेयरमैन स्टडीज। बीएसएस के वही थे। जी हाँ। बिल्कुल वही थे। तो मैंने इन लोगों के साथ ग्रो अप किया था। और बाय द वे, जब पाकिस्तान आर्मी की थिंकिंग थी, जनरल के एम आरिफ के, खालिद महमूद जी आरिफ जी का जिक्र करूँ मैं, जी। जनरल असलम बेग, ये सारे लोग बहुत इनकरेज करते थे कि हमारे ऑफिसर्स जाएं और हायर डिग्रीज लेकर आएं, एजुकेशन लें, हमारे पास एजुकेटेड ऑफिसर्स आने चाहिए। तो ठीक। और ये मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़ी लीड ली थी 1980s में। तो ओरिजिनल आइडिया जनरल के एम आरिफ का था। उसके बाद जनरल असलम बेग, ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी थे जनरल ज़िया के टाइम में, इन्होंने ये चीज़ इनिशिएट की। और ज़ाहिर है के बाद में ये, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ब्रिगेडियर नईम सालेक जो है, वो भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम में गए थे। और बहुत सारे नाम है जो टाइम में है। तो मैं बेसिकली, ये बैकग्राउंड इसका ये था। ये ठीक है। और आप अच्छा। देखें कि उसके बाद जनरल जहांगीर करामत भी आए, वो भी स्कॉलरली किस्म की बेंट के लोग, लीडरशिप हाँ रही है हाँ पाकिस्तान आर्मी हाँ में। तो हाँ। ट्रेंड रहा है हमेशा से। ये सोल्जर स्कॉलर का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने आना है, आपसे बात करनी है, लेकिन मैं उससे पहले जरा चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जब आपने कमीशन लिया आर्मी में, और ये मेरा ख्याल है कि 1971 के अराउंड आगे पीछे की बात है, तो जैसे ही 97 का वाकया होता है, तो ब्रिगेड साहब जरा थोड़ा सा हमें बताएं हमारे नाजरीन को कि ये कितना बड़ा एक शौक था, और उस शौक में से निकलना, और उसमें से किस तरीके से निकलना था, ये पूरी पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके लिए भी एक इम्तिहान था, और फौज की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो कैसे आपने उसको फील किया, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ द आर्मी एट दैट पॉइंट? 1971 की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। जी। देखिए, मेरी जनरेशन के कोई भी अगर लोग ये बात सुन रहा होगा, उनको पता होगा कि जो 71 16 दिसंबर का वाकया है, वो इतना बड़ा शॉक था।
जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी जनरेशन के कोई लोग उस चीज़ को भूल सकते हैं। हमारा बड़ा प्राउड नेशन था, ठीक बड़ी बात। प्राउड आर्मी थी। हम यकीन नहीं आ सकता था कि हम इस तरह सरेंडर करें। और एक बड़ी चीज़ उस ज़माने से ये था कि ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादतियाँ की थी बंगालियों भाइयों के साथ। ये बात है, अब लंबी बहस हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंगाली नेशनलिज्म स्टार्ट हुई थी उसके में पाकिस्तान का इंटरनल कसूर बहुत ज़्यादा था। जो उस वक्त हाँ, हम यंग थे, हम 18-19 साल के थे, हमें तो समझ नहीं थी। पता ही नहीं लेकिन था। एक बात ज़रूर थी हमें समझ कि ये तमाम के तमाम जो बंगाली जो सिविल वॉर हुई है वो हिंदुस्तान के अबेटमेंट, हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होती। उन्होंने हमें टू नेशन थ्योरी को बरी करने के लिए ये चीज़ की और प्राउडली कहा ये कि हमने ऐसा किया है और आज तक कहते हैं वो। ठीक बात। तो ये चीज़ तो हमारी अपनी नेशनल आइडेंटिटी के रूट को जाके लग रही थी ना। और आप अगर 18-19 साल की उम्र से ये चीज़ ग्रो करें तो आप सोचें कि वो जनरेशन जो ग्रो करेगी उसको तो ये जनरेशन से स्टार्ट हुई ना कि हमें इन्होंने मारा है, इसलिए मारा है कि हमारे कंट्री की जो बेसिस है उसको तबाह किया जाए। ठीक बात। और सिर्फ यही नहीं था, उसके 2 साल के बाद आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया 74 में। तो वो जो 1974। ट्विन इम्पैक्ट था 74 का और ये 71 का, उस ज़माने में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पाकिस्तान की पॉलिटिकल थिंकिंग पर। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ लीडर, वेरी पॉपुलर लीडर अमंग्स्ट यूथ एंड पीपल ऑफ यस। माय जनरेशन। और उसके बाद वो जो हालात उसके बाद हुए हैं, तो उसके बाद तो देयर वाज 74 के बाद तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई टर्निंग बैक था ही नहीं। देयर वाज नो क्वेश्चन, क्योंकि कोई आपकी पॉलिटी नहीं थी, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, साइंटिफिक कम्युनिटी हो, टर्न बैक अराउंड का कोई चांस था ही नहीं उसके बाद। और रेस्ट आपको पता है कि वो फिर ईटिंग ग्रास की स्टोरी में आता है कि जी फिर स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान बॉम्ब स्टार्ट होती है। तो ठीक। मेरा मिलिट्री कैरियर और मेरे साथ जो मेरे बाकी जनरेशन, सबका मिलिट्री कैरियर इस पीरियड में गुजरा है जो कि स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और दूसरा फिर 1998 में जब टेस्ट होता है तो ये बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड है 25 साल का, 74 सही से बात। 98 तक अच्छा, जी। लेकिन ब्रिगेड साहब, जब 74 का वाकया होता है पोखरान वाला, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये भी बैठ जाती है सर जोड़ के मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और एक प्रोग्राम के बारे में सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि 77 में भुट्टो साहब चले जाते हैं, और क्या उनके जाने के बाद प्रोग्राम में कुछ ऊंच नीच आती है, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब के आने के बाद कोई थोड़ा सा फर्क पड़ा, या वो स्पेस जो है वो चलती रही आगे? नहीं, वो पेस क्या चलती रही, वो पेस बहुत आगे बनी है असल में। अगर हम पॉलिटिक्स को हटा दें एक साइड पर, तो भुट्टो का जो ड्रीम था वो ज़ियाउल हक के पीरियड में पूरा हुआ है ना। वो 11 साल में 77 टू 88 जो वो रहे, तो सारा मेच्योर प्रोग्राम तो उसी वक्त हुआ है ना, उसी ठीक। पीरियड में। भुट्टो साहब का प्रोग्राम तो मतलब 74 टू 77 में तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था ना, तो वो वहाँ से पिकअप किया है। बल्कि असल में भुट्टो साहब का अपना ख्याल ये था कि मिलिट्री जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मिलिट्री को तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बिगनिंग में उनको इन्वॉल्व किया ही नहीं गया था डिसीजन मेकिंग वगैरह में। ठीक। ज़ाहिर है कि जब टेक ओवर हो गया तो उसके बाद तो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, तो कम्प्लीटली वन मैन पर्सन था। तो वो प्रोग्राम बल्कि उस ज़माने में एक्सेलरेट हुआ है, और ज़ियाउल हक के ज़माने में क्या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हुई है, किस तरीके से पॉलिटिकली हैंडल किया है, ख़ासतौर पे सोवियत इन्वेजन के बाद जब न्यूक्लियर सैंक्शंस हम पर लगी हुई थी सैमिंगटन कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में, जी 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 उसको जी। कैसे डील करना, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकली कैसे करना है कि मतलब एक खान के वो मेन फिसाइल मटेरियल प्रोग्राम हो रहा था, उनके ऊपर केसेस चले हुए थे हॉलैंड के अंदर और यूएसए के अंदर, तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री जो मैंने सारी अपनी बुक में भी कैप्चर की है हाँ कि वो हाँ 10 ईयर्स के दौरान हाँ। क्या हो रहा था, क्या क्या चैलेंजेस थे। बल्कि बल्कि आपका तो जो यकीन बुक का जो चैप्टर है नेवर अगेन, उसमें भी आपने काफी चीजें इस तरह की लिखी हैं। एक चीज मुझे जरा बताएं ब्रिगेड साहब, कि आपने जिक्र किया AQ खान साहब का। मैंने उनको इंटरव्यू किया 2 साल पहले भी, और उनसे बात भी रहती है। मुझे सिर्फ एक चीज जी बताएं कि जब आप ये फरमा रहे हैं कि जो भुट्टो साहब का ड्रीम था वो ज़ियाउल हक साहब ने पूरा किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि AQ खान साहब जो है उसका क्रेडिट जो है वो या भुट्टो साहब को देते हैं या GI के साहब को देते हैं। तो गुलाम इसाक खान साहब जो कुछ भी कर रहे थे वो ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन द बिहेस्ट ऑफ ज़ियाउल हक साहब कर रहे थे ना। तो ज़ियाउल हक साहब को इंटरव्यू, उसका जो क्रेडिट है वो बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह? नहीं, अब मैं क्रेडिट डिस्क्रेडिट में हम पड़ जाएं तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। हकीकत ये है कि गुलाम इसाक खान का बहुत बड़ा रोल रहा है थ्रू आउट तीनों पीरियड में। तीनों से ठीक। मुराद मेरा ये कि वो खुद प्रेसिडेंट रहे 5 साल, तो हाँ। अगर आप 5 साल रहे, फिर ज़ियाउल हक के नीचे वो रहे, उसके बाद भुट्टो के दौरान भी रहे,
गुलाम इसाक खान इज वन पर्सन जो कि कंसिस्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपोर्टिव रहे हैं। यू नो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इसका जिक्र नहीं किया, रिटायर होने के बाद बात नहीं की है, लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज की जगह इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, ख़ासतौर पे किस तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट उन्होंने की है, जिसमें बीसीसीआई का भी बहुत बड़ा रोल है। अब ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो ज़ियाउल्लाह का पीरियड हो, भुट्टो का हो या उनका अपना पीरियड हो। ही वाज अ कंसिस्टेंट प्रोग्राम। और उसमें फिर आगा शाही भी है, उसमें केएम आरिफ भी हैं, जीएन काजी भी है, लंबी लिस्ट है जी। जीएन काजी भी है, जीएन काजी का जिक्र है, ये सारे फाइनेंस के लोग हैं। तो जीएन काजी पॉलिटिकल फादर अगर आप कहें तो पॉलिटिकल विजन तो जुल्फिकार अली भुट्टो का था ना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद टेक्निकल चीज़ों में फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बहुत बड़ा रोल था। इसमें अशफाक अहमद साहब का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि वो चेयरमैन रहे 91 से 91, लेकिन उससे पीछे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। समर मुबारक मान साहब है, एक किसी का रोल नहीं रहा, इसमें बहुत सारे पूरी टीम कॉम्प्रिहेंसिव रोल है, पूरी टीम है। और बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो कि काउटा में और पीएसी में आगे पीछे जो हेल्प करते रहे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सिग्नल्स के, कोर ऑफ इंजीनियर्स के। ये सारी एक स्टोरी है जो कि पूरी की पूरी स्टोरी बाहर नहीं आई है। आप डिप्लोमेट्स की बात करें, किस तरह की डिप्लोमेसी की गई है, खास तौर पे आगा शाही साहब के नाम से जो है। तो ये आगा शाही है। उसके बाद लेटर 90s में मुनीर अकरम है। मैं नाम लूँ तो बहुत लंबे नाम है, ऐसा लगेगा किसी का नाम मैंने नहीं लिया है। ठीक बात। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री आपकी न्यूक्लियर की अलग है, टेक्निकल हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, और नेशनल सिक्योरिटी हिस्ट्री अलग है। सिक्योरिटी अच्छा, तो अगर अच्छा, आप इसमें स्ट्रीम जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो थोड़ा सा हम मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं, अदवार हैं, उनके हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं। 86 87 का जो दौर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि उधर से हम देखते हैं कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का दौर चल रहा है गोर्बाचोव के हवाले से। फिर हम देखते हैं कि ये इसी दौर में ब्रास टैक्स भी हो रही है, और ये एक अजीब सा वो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। कोल्ड वॉर जो है वो तकरीबन खत्म हो रही है। तो उस जमाने में आप क्या कर रहे थे, और उस जमाने में हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो क्या कर रहा था? उसी जमाने में मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब का इंटरव्यू भी हुआ कुलदीप नैयर के हवाले से भी। तो ये जो सारा सिलसिला था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ये फेज जो थी वो कैसी थी? जी, मैं तो आई वाज अ मेजर, मैं तो जीएचक्यू में था इन अ वेरी जूनियर रैंक, तो हमारा तो इस चीज़ से ताल्लुक नहीं था, लेकिन हम और जो जो रोल कर रहे थे उससे हमें इन्फॉर्मेशन रहती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड था मिड 80s में। और 3-4 चीज़ें मैं फ्लैग करूंगा, आपके पास वक्त नहीं है तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक तो ब्रास टैक्स आपने जिक्र किया, जिसकी वजह से ये पहली बार ऐसा हुआ कि 84 में और 86 टाइम पीरियड में कि हमारा ख्याल था कि शिमला अकॉर्ड के बाद कोई पीस डील होगी, कोई पीस स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि जिससे क्राइसिस नहीं होंगी। लेकिन फिर सियाचिन हुआ, फिर अमृतसर में किस्सा हुआ, गोल्डन टेम्पल हुआ। आज हम बात कर रहे हैं, गोल्डन टेम्पल की एनिवर्सरी है, आप देखिए जब हम बात कर रहे हैं 6 जून 1984 में, एक आध दिन तो वो था। सियाचिन ग्लेशियर साथ हुआ था, ब्रास टैक्स हुआ था साथ। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के हालात बड़े बदल चुके थे, और ऐसे टाइम पर आपको ईस्टर्न फ्रंट से ऐसी किस्म की थ्रेट आई थी, जब आप वेस्टर्न फ्रंट में जहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर आप इन्वॉल्व बड़े डीपली थे सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान की वजह से। तो आपके लिए टू फ्रंट सिचुएशन उस वक्त बड़ी क्रिटिकली सामने उस वक्त आ रही थी, जबकि ये बातें मैं कर रहा हूँ 86-87 के टाइम पीरियड में। और गोर्बाचोव के आने की वजह से वो जो आप पेरेस्ट्रोइका का जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली यूएस सोवियत यूनियन की नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी 87 में, आईएनएफ ट्रीटी हुई थी। तो ये वो पीरियड था कि अब ये पता था कि किसी भी स्टेज के ऊपर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगा, और हमारा वेस्टर्न फ्रंट बिल्कुल अपरूट हो चुका था। ठीक है ना, अफगानिस्तान का जो फ्रंट था वो 60s में, जब भी 71 तक वॉर हुई, इस फ्रंट की हमने इतनी फिक्र कभी नहीं की थी, हम प्योरली फोकस थे इंडिया फ्रंट पे। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया था कि अब हम इसको छोड़ नहीं सकते थे, और हमें ये नहीं पता था कि ये अगर सोवियत यूनियन अबैंडन करके चला जाएगा तो अमेरिका भी अबैंडन कर जाएगा, तो ये सारा मैस तो हमारे गले पड़ेगा। हाँ, सही है। तो ये वो थिंकिंग थी उस वक्त। और बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वो जमाना था जब आपने शुरू मेरे कह रहे थे कि सोल्जर स्कॉलर में बाहर तालीम पास है, यही वो वक्त था जब जनरल बेग और इन लोगों ने सोचा कि अफसर्स को बाहर भेजें ताकि ये सिविल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करके आए। ठीक है, हम मिलिट्री कॉलेजेस, स्टाफ कॉलेजेस वगैरह से तो अफसर आते रहते थे हमेशा से, और आते भी रहेंगे, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है। तो इनको हम प्रोफेसर नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि मिलिट्री ऑफिसर्स की थिंकिंग ब्रॉडन हो,
लेकिन तो इसमें इसमें थोड़ा सा ब्रिगेड साहब, मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि जब ये विजन था हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स में, तो क्या भारत में भी इस तरह का विजन था उस वक्त के सोल्जर स्कॉलर कॉम्बिनेशन जो है ये बनाना चाहिए, या उन्होंने बाद में किया और हमें फॉलो किया? नहीं, सोल्जर ट्रेडिशन तो उनका था क्योंकि ये ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेडिशन था, लेकिन हम्म, उन्होंने इस तरीके से ऑफिसर्स को नहीं भेजा था बाहर, यू नो, ठीक। एजुकेशन के लिए। हमारे यहाँ स्पेशली हुआ था, और हमारे तो आईमेट प्रोग्राम ये था जिसको कहते हैं ना, इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो जिससे बहुत सारी यूएस का प्रोग्राम है। इंडिया कभी भी इसका हिस्सा नहीं रहा है, शायद अभी भी नहीं है। तो इंडिया ठीक। का अपना एक बड़ा डिफरेंट विजन था कि वो इंडिजीनियसली अपने स्कॉलर प्रोड्यूस करते थे। हम लोगों का आइडिया पाकिस्तान में ये था कि क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अलायंस पॉलिटिक्स में रहा है, तो हम हमेशा से ऑफिसर्स और लोग हमारे यहाँ बाहर से एजुकेटेड काफ़ी आते थे, स्पेशली वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। ठीक। जबकि ठीक। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स ज़्यादातर रशियन मॉस्को में या अदर जाते थे, वो वेस्टर्न कैंप के अलायंस का हिस्सा नहीं थे। तो वो नॉन वक्त लाइन। ऐसा वक्त था। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अच्छा, अब कोल्ड वॉर ख़त्म तकरीबन हो रही है, उस वक्त एंटिसिपेट करना कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाएगा, ये सारा तो किसी के माइंड में था नहीं, सिवाय सही चंद बात। स्कॉलर जो यूएसए में थे। लेकिन आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, तो मैं उस पीरियड की थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग उस वक्त बड़े एक टर्निंग पॉइंट पर आई थी, क्योंकि उसी वक्त हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को चेंज कर रहा है टू फाइट अ वॉर एंड ब्रेक पाकिस्तान इनटू टू। ठीक। और उस जनरेशन जो कि जिसने 71 देखा था, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये अभी तक बाज नहीं है, इनके इरादे कुछ और हैं। हाँ। हाँ। तो ये, और सुंदर जी वगैरह, ये बात कर रहा हूँ मैं, जनरल सुंदर जी डॉक्ट्रिन जो है, हाँ। जो लोग मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्टडीज में उनको वो डॉक्ट्रिन स्टडी करें, तो वो डॉक्ट्रिन यही थी कि आप इसको उस वक्त तक पाकिस्तान को ब्रेक कर दें और उस प्रोसेस में प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कहूटा को डिस्ट्रॉय कर दें हम्म, प्रिएम्प्टिवली, उसी हम्म, वॉर के चक्कर में। ब्रास्टेक्स इस ऑपरेशन था, हाँ। ये बहाना हाँ। था कि किसी तरीके से कोई वॉर ट्रिगर हो जाए, जिसके तहत वो जैगवर्स भेज के तो कहूटा को डिस्ट्रॉय कर दें। तो हाँ। आप जिस पीरियड के, अब ये सारी बातें पाकिस्तानी सीनियर लीडरशिप थिंकिंग में ये सारी बातें आ गई थी। अब ये मैंने ईटिंग ग्रास में सारा कैप्चर किया है। अच्छा, इसमें और इसमें मुझे जो आपने ईटिंग ग्रास की भी बात कर रहे हैं, और उसमें साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी अलायंसेस का जिक्र किया। पाकिस्तान हमेशा से, जिस तरह भारत रशियन अलायंस में था, सोवियत अलायंस में था, तो हम लोग सीटो सेंटो और इस तरह के चक्करों में हम लोग अलायंसेस करके बैठे हुए थे, और 71 में हमारा ये ख्याल था कि वो फ्लीट आएगा अमेरिका का, नहीं आया। तो जब हमने ये देखा कि 71 हो गया, 74 हो गया, तो क्या ये जो नॉन रिलायबिलिटी ऑफ अलायंसेस है, क्या इसने भी एक फैक्टर के तौर पर प्ले इन किया कि हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ गए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई मीन ये, और सिर्फ ये 71 है, उससे पहले के देखें आप। थोड़ा सा पाकिस्तान का भी इसमें कसूर है, क्योंकि वो जैसे हुसैन हक्कानी की किताब है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन, आप भी हाँ। थोड़े डिल्यूजन में थे, क्योंकि आपके साथ जो अलायंस थी वो इंडिया के अगेंस्ट तो वेस्टर्न अलायंस नहीं थी, वो थी ठीक। कम्युनिस्ट वर्ल्ड के साथ। तो आपने हम्म, उसको अपने तौर पे स्विच किया हुआ था कि जी ये अगेंस्ट इंडिया भी है। तो हम्म, आपकी एक्सपेक्टेशन कि जी यूएस विल कम टू द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये ठीक। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अपनी डिल्यूजन थी, हम्म, जो जो था नहीं। मगर फिर भी आप अलायंस पॉलिटिक्स में थे, और ख़ास तौर पे 71 वॉर में, 71 में जब इंडो सोवियत यूनियन अलायंस अगस्त 71 में हुआ है, तो उस वक्त तो आपकी अलायंस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था, क्योंकि उस अलायंस जो हम्म, रशियन इंडियन अलायंस था, उसका ठीक। पर्पस था ईस्ट पाकिस्तान को ब्रेक करना। हम्म, एक्सप्लिसिटली सबको पता था, वो अगस्त में हुआ था। और ये वही टाइम था जब हेनरी किसिंजर को हम फैसिलिटेट कर रहे थे जाने के लिए, जुलाई अगस्त इस टाइम फ्रेम में। चाइना। तो चाइना। आपकी अलायंस की रियल नौयत थी। हम्म, तो पाकिस्तान का 71 वॉर में ये एक्सपेक्ट करना कि एट द मिनिमम अमेरिका पाकिस्तान को ब्रेक नहीं होने देगा, हम्म, ये एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की जायज़ थी। हालांकि मतलब इंटरफेरेंस वाली बात जो थी वो मेरे ख्याल एग्जैजरेटेड थी। तो ठीक। वो आपकी ग्रीवेंस बिल्कुल थी, और यही फाउंडेशन बना था हम्म, इस बेसिस का कि external powers at the extremists of your हम्म, crisis will not come for your rescue। इसलिए ठीक। आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए जो जिस पर आप रिलाय खुद कर सकें। तो ठीक। न्यूक्लियर वेपन इज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच योर नेशनल सिक्योरिटी कैन रिलाई। हम्म। और ये फिलॉसफी उस वक्त से लेकर आज तक है, और मेरे ख्याल है फ्यूचर में भी रहेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा आ जाते हैं ये 98 के 28 मई के हवाले से। उस वक्त आप किस हद तक अटैच थे प्रोग्राम में, और किस लेवल पे थे, और किस तरह आपने देखा कि ये सारा सारा प्ले आउट कैसे हुआ, पूरे का पूरा सिलसिला इंडिया ने जब धमाके कर दिए तो क्या हुआ? उस वक्त मैं ये वाज ब्रिगेडियर डायरेक्टर ऑफ आर्म्स कंट्रोल, और मेरे जी। बॉस थे जनरल जुल्फ़िकार अली खान, जो जनरल ज़ियाउद्दीन को रिप्लेस करके आए थे।
और जी वो जी टेस्ट में बड़ी डीपली इन्वॉल्व थे, वो खुद भी साइट पर थे, आप तो सब उनको जानते हैं, उनका रोल था। 28 मई का जो टेस्ट है, 28 में जिस दिन से हिंदुस्तान का टेस्ट हुआ है 11 मई से लेकर ये पूरे का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था। जीएचक्यू ने पूरे का पूरा ऑपरेशन टेक ओवर किया हुआ था। मिलिट्री ठीक। ऑपरेशन डायरेक्टरेट, कॉम्बैट डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और जितने भी जीएचक्यू के अंडर डायरेक्टरेट थे, वो पूरे का पूरा जीएचक्यू वाज फुली इन्वॉल्व इस ऑपरेशन को करना। तो ये, और एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी हो रही थी, प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और वहाँ से आ रहा था, यू नो, कि वो मतलब डिप्लोमेटिक प्रेशर अलग आ रहा था, टेक्निकल प्रिपरेशन अलग हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करना। आप एक चीज़ नोट करें कि इंडिया ने जब टेस्ट किया था तो जाहिर है कि उस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था ना, उन्होंने डिसेप्शन किया, सरप्राइज करके टेस्ट किया। लेकिन सारी दुनिया का फोकस पाकिस्तान पे था उस वक्त, क्योंकि उनको ये पता था कि इन्होंने अब करना हर हालत में है। ठीक बात। और हमारे लिए बहुत बड़ी पोजीशन ये होगी थी, अगर हम अब नहीं करते हैं तो हमारा तो नेशनल डिटरेंस वीक हो जाता है। तो और टेक्निकल वैलिडेशन के अलग उस वक्त हम पर बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई क्वेश्चन था नहीं। मगर जाहिर है कि आप जब 98 में टेस्ट कर रहे हैं, आप पर प्रेसिडेंट सैंक्शन हुई हुई हैं, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपको कंप्लीटली चाहिए था पूरे के पूरा अपना क्यूमुलेटिव नेशनल पोजीशन को एसेस करना। और वो 17 डेज वर वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक पीरियड ऑफ पाकिस्तान, उसमें था। ठीक है। तो और इसमें अब क्या इसमें जो एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, मैं आपको उसका ये बता जवाब मैं दे सिर्फ सकता ये चाह रहा हूँ कि जो कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि क्रेडिट, हमारी तो असल में जंग पता नहीं क्यों चल रही है क्रेडिट के ऊपर, कि क्रेडिट किसका है। नवाज शरीफ का क्रेडिट था, कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब डरे हुए थे, वो तो निगोशिएशंस कर रहे थे उनके साथ, अमेरिकन के साथ, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी नहीं, अभी हमारी निगोशिएशन चल रही हैं, अभी शायद हम ना करें। तो मजीद निजामी साहब ने कह दिया कि नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके बम फोड़ देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टू? देखिए, जब आपने सुना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, मैनी फादर्स। क्योंकि ये इतना पॉपुलर प्रोग्राम है, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है, तो एवरीबडी वांट्स टू से कि जी मैं ना होता तो ये ना होता कुछ है। तो और एवरीबडी टेक्स द क्रेडिट फॉर दैट, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीबडी शुड टेक द क्रेडिट फॉर शुड दैट। टेक। मेरे जो सही इस सही पर बात। जो जब ईटिंग ग्रास के ऊपर मैंने इतनी इंटरव्यूज किए, मैं खुद भी था, तो वो पीरियड वो था जो कि मैं खुद भी, आपके टाइम से जो चीज़ गुजरी हो, आप मुझे यू हाँ नो व्हाट हाँ, वाज गोइंग ऑन। सही बात तो सही बात। अगर आप वही उस डिसीजन रूम में नहीं भी थे तो देखिए, बात ये थी कि जिस दिन इंडिया ने 11 मई को टेस्ट किया है, उस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वाज आउट ऑफ द कंट्री, ये वहाँ सेंट्रल एशिया में कहीं थे। सेंट्रल एशिया में गए थे। और दूसरे दिन वो वापस आए हैं, और जो जीएचक्यू से, जो मैं वहाँ से अपने वेंटेज पॉइंट से बता सकता हूँ, जो मेरी नॉलेज है, कि जनरल जहांगीर करामत और जीएचक्यू का यही था कि प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो इमीडिएटली वापस आए और यहाँ पर डिफेंस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होल्ड करें, क्योंकि ठीक ये जीसीसी और ये मीटिंग इसीलिए बनाई गई होती है ना कि आपका नेशनल सिक्योरिटी का, इससे बड़ा और क्या चैलेंज था उस वक्त। ठीक बात। तो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें टेबल पे रखनी ज़रूरी होती है कि आपकी इकोनॉमिक हालत क्या होंगे, आपकी डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या होगी, आपकी पब्लिक प्रेशर आपका इंटरनली क्या हो रहा है, टेक्निकल वैलिडेशन कैसी होनी है, किस स्टेज पर प्रोग्राम है, ये तमाम चीज़ें आपको टेबल पर रखनी पड़ती हैं सामने। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा प्रेशर था उन दिनों पाकिस्तान का। प्रेसिडेंट क्लिंटन इज डेली कॉलिंग द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ कोई भी अगर उस सीट पे बैठा होता है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी नेशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। सही बात। तो अगर कोई आपको ये कहे कि हाँ जी, अगर आप टेस्ट करेंगे तो अगर उस पर हमें सैंक्शन लगेगी मजीद, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें हम पर इम्पैक्ट होंगी। मेरा अपना व्यू ये है, मैं अपने व्यू से बात कर रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ये था कि प्राइम मिनिस्टर को ऑनेस्टली बताए कि क्या हमारी इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, रादर हाँ देन सही है। सिंपली से कि नहीं जी तुसी कर दो, असि संभाल लेंगे। ऐसे नहीं हाँ होता। आप नेशनल लेवल पे ऐसे डिसीजन नहीं लेते, आपको ट्रूथफुली बताना होता है कि क्या होगा। असल तो पिक्चर मेरा क्या है? ख्याल है कि बिल्कुल ये जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही किया था। ये नहीं था कि वो बकरी हो रहे थे, वो थे ज़ाहिर है कि डिसीजन। और सबसे बड़ा मैटर उस वक्त डिसीजन का ये था कि उसका अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ये टेस्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ठीक ठीक। क्यूमुलेटिवली ऑन बैलेंस इस नतीजे पर स्टेट ऑफ, यानी चाहे मिलिट्री हो चाहे पॉलिटिक्स हो, इन नतीजे पर पहुंचे थे ऑन बैलेंस कि अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो आपका डिटरेंट, न्यूक्लियर डिटरेंट वीक होगा। आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। है कि ऑलरेडी नहीं? आपको ये डेयर कर रहा था। ये बहुत बड़ा पोजीशन थी वे करना।
और ठीक बात। दूसरी मेरे व्यू में जो मैंने साइंटिस्ट और इनसे ज़्यादा बात की है कि कोल्ड टेस्ट जो होता है ना, जो आपने कोल्ड टेस्ट किया था, हॉट टेस्ट तो नहीं किया था आपने ना, जी इंडिया हाँ, ने जी तो हाँ, एक क्या बात है 74 में, हाँ, हाँ। ये कहना कि 98 में इंडिया का पहला टेस्ट नहीं था, आपने तो वो भी नहीं किया था। हम्म, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो ये थी कि ये हम अपने डिज़ाइन को वैलिडेट हॉट टेस्ट से करना चाहते हैं। हम्म, हालांकि हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोल्ड टेस्ट में जो हमने किया है, कंप्यूटर सिमुलेशन में जो किया हुआ है, हाइड्रोडायनेमिक हाँ, टेस्ट जो किए हाँ, हुए हैं, वो हाँ। सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जो बैंग होता है वो पूरी दुनिया देखती है, उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो इफेक्ट होती है, आपकी ठीक इंटरनेशनल बात, मैसेज आपको जाता है, और अबव ऑल दुश्मन का आपको पता लगता है कि ये टॉय हमारे पास यूजेबल है, ये होगा। ठीक बात, तो ठीक आपका बात। डिटरेंट वैल्यू 28 मई को उस दिन इंडोर्स हुआ था। अब ये कि हार के ये मैंने किया उससे किया, इट डजंट मैटर। मैं आपको शुरू डजंट से मैटर। बात बता रहा हूँ कि इसमें कोई एक इंडिविजुअल नहीं था, कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल था, कुछ लोगों का। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे व्यू में एक क्यूमुलेटिव नेशनल अचीवमेंट है ये, जिसमें पूरे, मैं आई वुड से कि पाकिस्तान को अपने आप को क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन इस मामले में आपको आपकी हर इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट लेना चाहिए। लेना चाहिए, मैं इंडिविजुअल पे लेना नहीं जा चाहिए। रहा हूँ। सही बात है। या अच्छा ब्रिगेड साहब, जरा थोड़ा सा अब आप बुक के भी जरा थोड़े से बताएं कि बुक क्यों लिखना पड़ी आपको, ईटिंग ग्रास, और क्यों इसका इसका जो टाइटल है वो आपने खास तौर पे जो उसका भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और फिर इसका जो नाम है ईटिंग ग्रास, ये भुट्टो साहब का जो एक मशहूर जमाना कॉल था, उसको आपने इसको इसमें यूज किया, तो क्यों जरूरत पेश आई आपको किताब लिखने की? मेरा ख्याल है लोग ईटिंग ग्रास का तो हवाला समझ ही गए होंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे कि अक्सर इस चीज़ों को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया। भुट्टो का जो कोट था वो इसी किताब जो आपने शो कर रहे हो उसकी बैक साइड पे, फ्लिप साइड पे आपको नजर आएगा वो कोट। उन्होंने ये कहा था कि इफ इंडिया, उनसे सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में 1965 में, जी हाँ। और उनको सवाल ये पूछा गया था कि व्हाट विल यू डू इफ इंडिया कंडक्ट्स अ बॉम्ब, हम्म, तो उन्होंने कहा था कि इफ इंडिया बिल्ड्स अ बॉम्ब वी विल बिल्ड वन ऑफ आवर ओन, हम्म, इवन इफ यू हैव टू ईट ग्रास और गो हंग्री। हम्म, तो जब ये ईटिंग ग्रास को टाइम आया था लिखने का, ये तो टाइटल तो खैर मैंने बाद में लिखा था। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2004 में, ठीक। जब मैं नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में 2003 में आया था। तो उसके एक साल के बाद आई अप्रोच द पाकिस्तान अथॉरिटी, मेरे अपने बॉस से जनरल किदवाई, उनसे मैंने और लोगों से बात की कि देखिए उस वक्त तीन चीज़ें हुई हुई थी। हम्म, एक तो 9/11 हुआ हुआ था, उसके हम्म। बाद इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ था जो कि 2002 में इतना लंबा स्टैंड ऑफ था। उसी के अगले साल 2003-4 में आपको याद AQ होगा खान कि का। AQ खान की हाँ, कंट्रोवर्सी होगी। AQ खान का, तो हाँ, जिस बेसिस के ऊपर हमने हाँ, आके क्या था, अब वो AQ खान की वो जो पूरी के नेटवर्क की कंट्रोवर्सी थी। अब हाँ। बम बनाने की स्टोरी में क्रेडिट और चीज है, लेकिन इधर क्या मसला हो गया था, इधर तो आपका प्रोग्राम जेपरडाइज हो रहा था, इंटरनेशनल पराया प्रोग्राम बन गया था। ठीक बात, ठीक और वो बात। उस वक्त बना था प्रोग्राम जब 98 टेस्ट के बाद जो सैंक्शन आपकी थी वो उस वक्त लिफ्ट हो चुकी थी 2009-11 के बाद। यानी बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पाकिस्तान वो खत्म कर दी थी। अब आप ऑन द डॉक आ गए हैं, इस तरफ आप ऑन द डॉक आ गए हैं, और उधर यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील की बातें शुरू हुई हुई थी। आप सोचें हाँ। कि आप उस हालात में देखें क्या है। हम्म, तो उस हालात में आई अप्रोच्ड अलोंग विद वन ऑफ माय कोलीग्स की, जी मैं जनरल किदवाई उन लोगों से बात की कि देखें आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री सिर्फ प्रोलिफरेशन की हिस्ट्री के हवाले से ही नोट की जाएगी हिस्टोरिकली, ठीक अनलेस बात। आप अपना प्रोग्राम खुद लेके सामने आए, अपनी स्टोरी खुद बताएं हम्म, आके कि आपकी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोलिफरेशन हिस्ट्री। उस पर देखिए कितने वेस्टर्न ऑथर्स ने हजारों किताबें लिखी है उसके ऊपर। हम्म, हम्म, डिसेप्शन एक किताब है, पैरल किताब है, वो उसकी एक किताब है, गॉर्डन कुरेरा की किताब है शॉपिंग फॉर बॉम्ब। एवरीथिंग इज हाँ, अबाउट बॉम्ब, कि ये इन्होंने चोरी की है, चकारी की है, ये किया है, वो किया है। और दुनिया में कोई चीज़ अगर ख़राब होनी है तो ये पाकिस्तान के हवाले से ख़राब होगी। हम्म, आपके साइंटिस्ट जाके उसामा बिन लादेन को मिलते रहे हैं। हाँ, तो आप हाँ, सोचेंगे किन हालात में ये बुक स्टार्ट हुई थी। तो और दुनिया की और जो प्रोग्राम्स थे उनकी अच्छी अच्छी बुक्स इंटरनेशनली पब्लिश हुई हुई थी। जॉर्ज हाँ, टर्कोविच की थी इंडिया इन द बॉम्ब, इसराइल की इन द बॉम्ब, हाँ। चाइना इन द बॉम्ब, स्टालिन इन द बॉम्ब। तो आपकी कोई ऐसी उस लेवल की इंटरनेशनल किताब उस वक्त तक कोई नहीं। नहीं थी। तो उन्होंने बड़ा कोई सोच के और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये हमारी किताब आनी चाहिए। और क्योंकि मैं यहाँ नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में था तो उस पर फिर रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, जो जिस हद तक सपोर्ट होनी चाहिए थी उन्होंने सपोर्ट की है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये किताब इस वो प्राइमरी सोर्सेज की एक्सेस ना होती तो ये वो किताब वो चीज़ नहीं होती। हम्म, तो बार बार मैं ये बात अक्सर जगह कहता हूँ कि ये ठीक है, मतलब लिखी मेरे से गई है आगे पीछे और इसमें काफ़ी दिक्कतें भी बड़ी हुई हैं। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लिटरेचर में, वेस्टर्न पोजीशन में
पाकिस्तान की स्टोरी को पब्लिश करना एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, मैं तारीफ के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मैं आपकी इसमें थोड़ा स्टोरी सा लेट मी बेल यू आउट ब्रिगेड साहब, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल अमेरिका में था उन दिनों में। 9/11 का हमने सारा अपने खुद आंखों के साथ देखा। और उस वक्त ये CNN पे आप लोग का आना, मलिहा लोधी साहब एम्बेसडर थी, और दूसरी तरफ हम लोग देखते थे, मैं खुद CNN पे जाता रहा, हम लोग ये सब कुछ देख रहे थे। तो ये बड़ा टफ था वक्त हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। एक तरफ जिस तरह आपने फरमाया कि 9/11 हो चुका हुआ है, उधर से तालिबान और वो उसामा बिन लादेन का मसला चल रहा है, साथ साथ ये AQ खान साहब का सिलसिला शुरू हो गया। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राय स्टेट बन गई हुई थी, और पाकिस्तान का नाम लेना वहां पे बड़ा मुश्किल हो गया था। हर चीज का ब्लेम ही पाकिस्तान पे किया जा रहा था। उन दिनों में इस तरह की किताब का आना और डिफेंड करना, मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू। और जिस तरीके से आप लोगों ने डिफेंड किया, वो भी बहुत जबरदस्त, एक कमेंडेबल जॉब था। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने मलिया लोधी का दिया, जब मैं वुडरो विल्सन में था 9/11 हुआ, तो ये सारे इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, कैसे इस डिफिकल्ट हालात में हाँ, इन सही सारी बात। चीज़ों को मैनेज करना। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये कि जब जनरल मुशर्रफ का मैंने इंटरव्यू किया था ये इसी हवाले से, तो उनसे मैंने एक बड़ा सवाल किया था जिसका उनको जवाब जो है आपको इंडिकेट करेगा कि क्या था। हालांकि वो कमांडो बड़े वो मतलब रोबस्ट इंसान है। तो उनसे मैंने कहा कि जी आप मुझे ये बताएं कि कारगिल हुआ, उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद 2001 स्टैंड ऑफ हुआ, और फिर AQ खान हुआ स्टैंड। मैंने कहा इन सारे के सारे जो क्राइसिस के साथ आपकी लाइफ गुजरी है, एज एज आर्मी चीफ है और एज प्रेसिडेंट, आपके ख्याल में विच वन ऑफ द वन जिसमें जो कि आपको सबसे ज्यादा मतलब टेंशन हुई टफ है सबसे ज्यादा? टफ था। तो मेरा जुमला खत्म होने से पहले उन्होंने कहा AQ खान क्राइसिस। हाँ, इसमें तो तो कोई मैंने शक नहीं। पूछा कि वाई सो भी आस्क हिम, हम्म, एक्सप्लेन करें। उनका जवाब ये था कि यार इसके जो वेरिएबल्स से मुझे समझ ही नहीं थे कि क्या है, क्या किस एक्सटेंट तक क्या हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा इस प्रोग्राम को हशश था कि किसी को पता ही नहीं था कि हाँ, ये नेटवर्क किस एक्सटेंट तक स्प्रेड है या इसका इम्पैक्ट क्या है, ये इंडिया अमेरिका क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। और हकीकत ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, हमारे एसपीडी पर हमें भी नहीं पता था कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। हमें ये उस वक्त यही डर था कि भाई इसका इफेक्ट हो गया, पर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ना उठा के रख दें इसको, हाँ, पीछे ही हाँ, ना पड़ जाए सारे। और उस हाँ, वक्त अमेरिका इतना मैड हुआ था 9/11 के बाद कि इम्प्लाइड तरीके से तो ये भी था ना, आप 9/11 के बाद थे, आपको मालूम है कि जी हालांकि था वो तालिबान अफगानिस्तान, लेकिन हाँ, घूम फिर के ओब्लिकली तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता था ना कि आपने इनको पाला हुआ था ना, हाँ, तालिबानों को आपकी वजह से हुआ था, आप रिकग्नाइज कर रहे थे, दैट पीरियड हियर। सही तो बात, सही ये बात। डबल वहमी थी उस स्टेज के ऊपर, जब वो टाइम को समझना, हम बात अभी कर रहे हैं हाइंडसाइट से तो वाइज हो जाता है, लेकिन उस वक्त बड़ा इम्पैक्ट था, बड़ा बहुत इम्पैक्ट था। डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग था उस वक्त ये करना। तो उस शेडो में ईटिंग ग्रास की, हालांकि उस वक्त भी टुक अबाउट 7 years फ्रॉम दैट पॉइंट, यू नो जब बाय द टाइम, लेकिन बाय द टाइम जब बुक रिलीज हुई है 2012 में, तो ओसामा बिन लादेन हो चुका था 1 साल पहले। हाँ, हाँ, तो हाँ। माहौल बदल गया था उस वक्त बड़ी तो एंटी अमेरिकनिज्म आई थी जब स्टार्ट तो हुआ था। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें हाइंडसाइट का आपने जिक्र किया कि हाइंडसाइट में अगर देखते हैं, तो आपके बुक के ऊपर एक तो ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसमें आपने डिप्लोमेट्स का या डिप्लोमेसी का उस तरह जिक्र नहीं और क्रेडिट नहीं दिया जिस तरह के आपने बाकियों को दिया है। अगरचे आपने बड़े अनसंग हीरोज का भी जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा उनका क्रेडिट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शायद जिंदा नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि जिंदा हैं, तो उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए था। लेकिन डिप्लोमेट्स को भी क्रेडिट तो मिलना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए था असल में। और सही बात है ये कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है, वो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जो मिलिट्री का रोल है वो अलग किताब लिखी जा सकती है, ठीक। प्रोवाइडेड इस पे लोग लिखने के लिए आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं हो। एक और चीज़ भी इसमें सॉर्ट ऑफ मिसिंग है, क्योंकि डायरेक्ट मेरी AQ खान साहब के साथ, क्योंकि इंटरव्यू की हमें इजाज़त नहीं हाँ, थी और उनका उस वक्त इंटरव्यू नहीं हालात है भी उसमें। ऐसे थे, हाँ, तो हाँ। डायरेक्ट उनका जो रोल था वो था। लेकिन फिर AQ खान साहब खुद इतना बोलते हैं, खुद इतना लिखते हैं, तो वो पता लग जाता है कि उन्होंने क्या कहना था। लेकिन ये कि उनके बिहाफ पर जावेद मिर्जा साहब ने जो उनके जो जिससे टेक ओवर किया था, उन्होंने बड़ी डिटेल में KRL का रोल प्ले किया था। और KRL के भी बहुत सारे अनसंग हीरो हैं जो 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 कि नहीं रिकॉर्ड पर आके बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक स्टोरी है जो कि थोड़ी सी ओवरशैडोड है। और इसका ये मतलब नहीं कि उनका जो रोल है वो कम है, लेकिन दूसरों का रोल अननेसेसरीली बढ़ाया गया है, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि हर किताब की एक थीम होती है जिसके अंदर कोई चीज़ आपने रीइंफोर्स करनी है। तो योर दैट इज एब्सोल्युटली राइट, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री आपकी लिखनी चाहिए।
मुनीर अकरम साहब हैं, उनको लिखनी चाहिए। मेरा ख्याल है ज़मीर अकरम है, सलमान बशीर हैं। हाँ हाँ ये हाँ। जो नाम मैं ले रहा हूँ अभी आपके सामने बोल, दीज आर द पीपल उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है थ्रू आउट 98 टेस्ट में। उससे पहले मैं आपको चंद डिप्लोमेट का, मलिया लोधी हरसेल्फ, मैं मलिया तो, उनका कुछ हाँ, बताऊं। मलिया का भी बड़ा मलिया इंपॉर्टेंट रोल लोधी, था। उनका रोल है। आगा शाही साहब ने तो इंटरव्यू मुझे एक्सटेंसिवली दिया है, उनका तो कुछ हद तक रोल आया हुआ है, लेकिन वो और किताबें हैं जिन्होंने इन लोगों का जिक्र किया। लेकिन बाय इटसेल्फ की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे हो, तो असल में देखा जाए तो शुरुआत अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो, मेरे चैप्टर 3 के अंदर इसका काफ़ी जिक्र है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट ही फॉरेन ऑफिस से हुआ था। भुट्टो वाज हाँ। फॉरेन मिनिस्टर व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो हम्म, जो आपके डिप्लोमेट्स थे, अजीज अहमद खान साहब या उनके नीचे ये लोग थे, आगा शाही वगैरह, जितने वो ग्रुप था, रियाज मोहम्मद खान साहब का मैं जिक्र करना भूल गया हूँ, ये सारे लोग थे जिन्होंने डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और ठीक बाय बात। द वे मैं भी इनके साथ ही होता था 90s में, ये सब आप तो जानते हैं इन लोगों आप के साथ। बेसिकली, मैं जरा लोगों को बता दूं कि आप बेसिकली कॉन्डुइट थे बिटवीन फॉरेन ऑफिस एंड द फौज। जी हाँ, जी हाँ, ये जब लाहौर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जब 98 टेस्ट हुआ है और ये जो लाहौर में हुआ है दिल्ली, उसके अंदर ये सारी डिप्लोमेसी का हम लोग साथ साथ थे ना, ब्यूरोक्रेट्स हम लोग साथ मिलके काम कर रहे थे। तो ये वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड था जिसमें ये पार्ट थे। दैट इज अ सेपरेट हिस्ट्री है, लेकिन वो बहुत किताब बहुत बड़ी हो जाती। अच्छा अच्छा, लेकिन आप लेकिन अब सही मुझे कह रहे हैं। थोड़ा सा आखिर में, टाइम हमारे पास चूंकि कम है और हमेशा ये मसला बन जाता है कि तंगी दामाने वक्त आड़े आ जाती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने थोड़ी देर पहले बात की थी सोल्जर स्कॉलर जो कॉम्बिनेशन है, जो कल्चर है, वो अब क्यों नहीं आ रहा? हम उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह कि आपके ज़माने में था। ब्रिगेडियर एस के मलिक से जो हमारे चेयरमैन हुआ करते थे डीएसएस में, उस तरह के लोग, आप जैसे लोग, बाकी जो इवन जनरल के एम आरिफ साहब का आपने जिक्र किया, जिनकी किताबें आया करती थी, जो किताबें लिखा करते थे, अब वो लोग उस तरह के क्यों नहीं पैदा हो रहे जो कि किताबें लिखें, जो जर्नल्स भी हों, साथ साथ स्कॉलर्स भी हों, इंटेलेक्चुअल्स भी हों, और हायर फिनोमिनन के लेवल के लोग हों? तो ये क्यों नहीं हो रहा अभी तक? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों के अंदर जब से ये रेमंड डेविस और ये सारा एंटी अमेरिकनिज्म वगैरह स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से एक माहौल सा क्रिएट हो गया है कि जैसे अ, मुझे ऐसा फील होता है, पाकिस्तान अक्सर मैं जाता हूँ कि ये थोड़ा सेंस ऑफ पैरानोया हो गया है, जिसमें ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी वगैरह सामने आ गई है। ठीक। और एक जो थीम चल पड़ी है वो ये कि मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता, कि ऐसा लगता है कि आपके नैरेटिव को पूरी दुनिया चैलेंज कर रही है। आपको फील होता है कि पाकिस्तान का जो कहानी है वो को सुनने, नैरेटिव को सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। तो आप थिंक टैंक को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, आप उनको बाउंडेड रैशनैलिटी की तरफ ले आते हैं, उनको आप ओपनली करते नहीं, आप फियर करते हैं कि ये ब्रेन वॉश हो जाएंगे या इन मेंटली, इस किस्म की चीज़ें जब आ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार एजुकेशन करने के बजाय ये वो चीज़ें जो रिवर्सल है। मैं आपको कुछ अजीब बात बताने लगा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपने सवाल किया तो मेरे माइंड में आया। ये एक रिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि हम वेस्टर्न कैंप पे थे तो हमें ओपननेस थी 60s 70s 80s में, हम उस तरह सोचते थे। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया ऐसा नहीं सोचता था उस वक्त। इंडिया को लगता था कि हम सीक्रेसी हो जाएगी, ये वो निकल जाएगा। हाँ। तो अब हम उसमें रिवर्स में आ गए। एंटी अमेरिकनिज्म इतनी ज्यादा बढ़ी है 2011 के और 12 के बाद। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो बढ़ी है उसकी वजूहत नाजायज है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, यूएस इंडिया डील के साथ किया है। जाहिर है कि हाँ। वो जो एंगर हुआ है सलाला में हुआ है, आर्मी के अंदर हुआ है, तो ज्यादती तो यकीनन हुई है। सही बात। लेकिन ये कि उन सारों चीज़ का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ है कि आपकी वो लोग जाएंगे वो इंडिजीनियसली, आप उसको बिल्कुल जैसे इन्फेंट इंडस्ट्री नहीं होती उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जी जी जी। अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को प्रोटेक्शन के चक्रों में आप उनको ओपननेस में नहीं करने देते हैं, फॉर फियर कि जी ये है। तो एक नैरेटिव जो अक्सर चल रहा होता है वो ये कि जी हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को में कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा अगर लोग आगे जाएं। मैं ये वजह सही। समझता हूँ कि इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अभी भी जो मैं थिंक टैंक्स के साथ मेरा इंटरेक्शन जितना भी होता है, आई एम वेरी प्लीज कि पाकिस्तान के जो यंगर जनरेशन है, खासतौर पे जो यूथ है, जिस लेवल की इनकी एनालिसिस हो रही है, जिस लेवल की इनकी नॉलेज है अब इस सही हालात बात। में, मैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी। नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ इंडिया में भी, दोनों जो यंगर जनरेशन है, मिलेनियल्स जिसे आप कहें, जी हाँ। वाकई दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी ब्राइट किड्स। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि बहुत। अब इनको शट डाउन करना इंटेलेक्चुअली ये मायोपिक होगा मेरे व्यू में, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रही है।
हर थ्योरीज जो 20th सेंचुरी की थी वो चेंज हो रही है। टेक्निकल इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबल वॉर ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है आपकी, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बीच में आ रहा है, जियो इकोनॉमिक आ रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है। दुनिया का पैराडाइम पोस्ट कोविड शिफ्ट क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं। बहुत चेंज हो रही है। अच्छा ब्रिगेड तो साहब, ये एक चीज मुझे सारी जरा बताएं। आपने यही सोल्जर स्कॉलर कल्चर की बात जब की है, तो एक तो ये बताएं कि आप जनरल मुशर्रफ साहब को भी एक इंटेलेक्चुअल प्रेसिडेंट समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक किताब लिखी है। तो इसकी क्या वजह है? वाकईतन वो इंटेलेक्चुअली बहुत सॉलिड थे। नहीं, ज़ाहिर है कि उन्होंने किताब लिखी है, तो वो उसी एरा के आ रहे हैं ना, ठीक है ना। ही इज़ फ्रॉम दैट एरा जिसमें ये चीज़ें इनकरेज होती थी। ठीक। और आप देखिए कि पाकिस्तान में जो मीडिया को जितनी ओपननेस मिली है, उनके एरा में मिली है ना। हम्म, तो ही वाज एन ओपन माइंडेड पर्सन, ही वांटेड हम्म, कि ये चीज़ें खुली हों, ये चीज़ों पे डिबेट हो। ही वाज नॉट स्कैर्ड कि जी अपोजिंग व्यू अगर आता है तो उसको कोई फ़र्क हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो एक ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी थी उनकी, जिन्होंने जिस बेसिस पे उन्होंने लिखा है। और मेरा अपना ख्याल है कि अयूब खान ने फ्रेंड्स एंड नॉट मास्टर्स लिखी थी, तो ही रोट द लाइन ऑफ फायर। तो उस लिहाज से हम्म, ही वाज वेरी ओपन टू इनकरेज पीपल टू राइट। तो वो एक ज़माना था ओपननेस का, ठीक है। जो अच्छा, ग्रेजुअली और जी। आखिर आखिर में मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आपके बारे में भी जरा बात की जाए कि खास तौर पे मैं ये मेरा कंसर्न है कि जिस तरीके से आप माशाल्लाह अभी वहां पे पढ़ा रहे हैं, मतलब आप एक बेहतरीन किस्म के पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वहां पे कैलिफोर्निया में, और अमेरिकन को भी आप पढ़ा रहे हैं वहां पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप आपने जो कुछ आज तक सीखा है, अब आपको माशाल्लाह वहां पे ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हुए हैं, तो आप पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान में आके वो इम्पार्ट करें वही नॉलेज जो आपने सीखा है, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनडीयू वगैरह में या दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाके आप वही चीजें सिखाएं और वो पढ़ाएं, जो वही विजन जो आपके लिए भेजा गया था आपको कि बाहर जाके आप पढ़ के आप वो चीजें लर्न करें। अब वो वक्त नहीं आ गया कि आप वो वापस आए और आप उनको पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान में नौजवान लड़के और खासतौर पे जो हमारे जो फौजी हैं, जो यंग यंग लोग हैं, कैप्टन वगैरह, इन लोगों को पढ़ाएं और इनको बताएं कि असल में आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पैराडाइम्स नए नए आ रहे हैं। इज दैट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो जहां मैं पढ़ा रहा हूँ नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में, यहाँ पाकिस्तान आर्मी ऑल 3 सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं। अच्छा जी। मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं पिछले 20 सालों में, जो माशाल्लाह। यहाँ आते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट रह करके हैं, थीसिस लिखते हैं वो। तो ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअलिज्म बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। जाहिर है कि वो नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में जो ऑफिसर्स आके ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, वो मेरे ही ठीक। स्टूडेंट्स हैं। तो ऑलरेडी आई एम डूइंग दिस। और मैं जब भी पाकिस्तान आता रहा हूँ, तो ये मेजर थिंक टैंक्स में, जहाँ हम जिन जिन चीज़ों का आपने नाम लिया है, आई यूजली गो देयर, गिव टॉक्स देयर। कम से कम 2014-15 तक तो मैं करता रहा हूँ। उसके बाद आना जाना ज़रा डिफ़िकल्ट हो गया था थ्रू आउट दिस पीरियड। तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन ज़रूर रहा है। और इंशाल्लाह वन डे, मतलब आई विल बी देयर। जब भी आऊँगा तो इट इज़ ऑलवेज ओपन। और मेरी तरफ से इंशाल्लाह। तो आई एम ऑलवेज ओपन टू व्हाटएवर। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा आपके प्रोग्राम से, कि जितनी शट डाउन करने से आपको फ़ायदा नहीं है। ठीक बात। आपकी स्टोरी और आपकी ग्रीवेंसेस पाकिस्तान के बहुत जेन्युइन है। और आपके जो जब जब आप जेन्युइनली बात करके सामने लाते हैं, तो वर्ल्ड आपको देखती है, हम्म, आपको समझती है। हम्म, लेकिन ये कि जो हो के आप उसको बंद कर दें, कि तो फिर आपकी स्टोरी सुनने वाला कोई नहीं है। नेगेटिव स्टोरी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक। you know। ठीक। तो नेगेटिविटी ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो आपको बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट है, आप उनको कॉन्फिडेंटली सामने रखें, ताकि दुनिया को पता लगे कि व्हाट इज़ योर साइड ऑफ द स्टोरी। और ठीक बात। जाहिर है कि जो बाहर से आएंगे, ख़ासतौर पे वेस्टर्न मीडिया वाले जो होते हैं, वेस्टर्न जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी थिंकिंग और उनके व्यू पॉइंट या उनके सोर्सेज बड़े डिफरेंट होते हैं। अगर सही आप बात। उनको अपने कंट्री में बुलाकर उनको शट डाउन करके उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो हम्म, फ़र्क, और एक वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ से एक और मैं कह दूँ आपके प्रोग्राम में, कि देखिए जी, आजकल इतने कम्युनिकेशन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्काइप है, दूसरे, वो बात नहीं होती जब आप फिजिकली आते हैं कंट्री में। सही बात। वो माहौल बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम्म, जब एक अमेरिकन स्कॉलर आके आपसे थिंक टैंक में सारा दिन बहस करेगा, हम्म, लेकिन शाम को जब वो मरगला पहाड़ी के ऊपर जाके दामन कोक पे जाके कढ़ाई गोश्त खाएगा ना, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उसका। हम्म, मैं वो इम्पैक्ट है, क्योंकि लोगों को फिज़िकली मिलना, उनसे फिज़िकली बात करना और चीज़ होती है, बजाय इसके कि आप उसके साथ एक आर्गुमेंट रखें। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सही तो बात।
जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, जितने मर्जी वो आपके बेशक क्रिटिकल हों, अनलेस दे आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली बैड अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो तो आप उसको मतलब रखें, लेकिन इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और आपकी जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो सिविलियन यंग लड़के हों, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हों, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको बरकरार रखना मेरे व्यू में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि इसी पे हम इसी नोट पे बंद करते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहें। ये जो सोल्जर स्कॉलर वाला जो कल्चर है वो क्यों डिविंडल कर रहा है, इसको हमें मजीद आगे लेके जाना चाहिए। आपके साथ इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ब्रिगेड साहब, और हमेशा आपके साथ बात करके हम लोग हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस तरीके से आपने ये किताब लिखी है, अल्लाह करे कि इस तरह की कई किताबें और आएं और उसमें आप पाकिस्तान का केस जो है वो डिफेंड करते रहें। आपका बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया। चूंकि मैं आपको कह दूं आखिरी वर्ड में कि ये जी, दिस इज ओनली वन बुक। इस किताब से 4 और किताबें, 5 और लोगों को लिखना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट्स हैं, दीज आर प्रॉम्प्ट्स इन द बुक, दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड। सही बात, तो सही बात। लोगों को लिखना चाहिए, यंगर लोगों को अब लिखना चाहिए इसमें। थैंक यू, इंशाल्लाह लिखेंगे, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में लिखते रहेंगे। ब्रिगेड साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये थे ब्रिगेडियर फिरोज साहब। इंशाल्लाह इनसे रब्ता रखेंगे और आपके साथ इनका इंटरेक्शन करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कमो बेचरा। इसरा किसानों को ब्रिगेड साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।